दोस्तों, ये स्टोरी का 41वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। रजावत मेंशन। वरदान दृष्टि के कमरे के बाहर खड़ा था और दृष्टि के कमरे में शौर्य, आर्या, पूर्वी सब बैठे हुए थे और बच्चे को खिला रहे थे। वरदान ने मन ही मन खुद से कहा, काश वंशिका भी यहाँ होती, काश वंशिका इन बच्चों की शादी से पहले मिल जाती। वरदान ने कुछ देर अपने बच्चों को निहारा और फिर बाहर चला गया। तभी वरदान का फोन वाइब्रेट हुआ। वरदान ने फोन चेक किया, फिर गार्डन में चला गया। आज डैनी भी डिस्चार्ज हो गया था। वरदान उसे ही लेने गया था। वरदान अपने साथ काम करने वाले हर इंसान का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखता था। डैनी को देखकर वरदान ने उसे गले लगा लिया और बोला, अपनी जान की परवाह भी नहीं की तुमने। इस पर डैनी ने कहा, सर यह जान आपकी दी हुई है, जब भी इस जान की जरूरत आपको होगी मैं दे दूंगा। डैनी की बात सुनकर वरदान ने डैनी के माथे को चूम लिया और फिर उसे घर के अंदर ले आए। वरदान ने डैनी को बेड पर बैठा कर कहा, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाओगे तब तक कोई काम मत करना। डैनी बेड पर लेटा हुआ बोला, सर मेरी गन गाड़ी में ही थी, प्लीज आप उसे किसी से कहकर मंगवा लेना। अगर वह गन किसी के हाथ लग गई तो हो सकता है कि उस गन से कोई गलत काम करके हमारा नाम लगा दे। वरदान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर वरदान डैनी के कमरे से बाहर चला गया। वरदान सीधा उस गाड़ी के पास गया जिस गाड़ी में पूर्वी और दृष्टि बैठी थी। वरदान ने गाड़ी का गेट खोला तो डैनी की गन वहीं पड़ी हुई थी। वरदान ने गन उठाई और अचानक ही उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। वरदान अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसकी आंखों के सामने से वंशिका का चेहरा जा ही नहीं रहा था। उसे रह रह कर वंशिका की याद आ रही थी। तभी उसने अपना डोर खोला और नोटिस किया कि उसकी गन तो राजपूत हवेली में ही रह गई। वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई क्योंकि वह गन के बहाने से वंशिका से मिल सकता था। वरदान को शौर्य का मासूम चेहरा भी बार बार याद आ रहा था। वरदान ने खुद से कहा, आज फिर मैं वंशिका और शौर्य से मिलूंगा। वरदान का आज पूरा दिन काटना भारी हो गया था। वरदान ने आज पूरा दिन ऑफिस में कोई काम नहीं किया। वह तो बस रात होने का इंतजार कर रहा था और फाइनली रात के 11 बजे वरदान ने अपनी गाड़ी राजपूत हवेली के बाहर रोकी। वरदान ने राजपूत हवेली की तरफ नजर उठाकर देखा तो वंशिका बालकनी में ही खड़ी थी और उसके पास शौर्य खेल रहा था। दोनों को देखकर वरदान के दिल को बहुत तसल्ली हुई। वरदान ने राजपूत हवेली के गार्डन की दीवार को कूदा और वंशिका की बालकनी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वंशिका का ध्यान बिल्कुल भी गार्डन में नहीं था, इसलिए उसने वरदान को देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद वंशिका ने शौर्य से कहा, अब तुम सो जाओ, नहीं तो पूरी पूरी रात जागते हो, चलो सो जाओ। वंशिका शौर्य को लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने शौर्य को कंधे पर गोदी लिया और फिर टहल कर उसे सहलाने लगी। थोड़ी देर में शौर्य सो गया। वंशिका ने शौर्य को बेड पर लिटाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया। और जैसे ही वंशिका पलटी वरदान से लग गई। वरदान को देखकर वंशिका की आंखें बड़ी हो गई। वंशिका को वरदान से पहले की मुलाकात याद आ गई। कहीं ना कहीं वरदान को देखकर वंशिका को डर लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि वरदान दोबारा यहाँ क्यों आया। डर के मारे वंशिका की आंखों से हल्का सा पानी भी आ गया, लेकिन उसने अपने डर को कंट्रोल कर लिया और खुद को वरदान की बाहों से छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए, यह क्या कर रहे हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से, वरना मैं अपने भैया भाभी को बुला लूंगी। वरदान ने वंशिका की एक भी बात नहीं सुनी। वह तो बस एकटक वंशिका को ही देखता रहा। वंशिका ने जैसे ही महसूस किया कि वरदान की पकड़ उस पर ढीली हो गई है, वंशिका ने अपने दोनों हाथ वरदान के सीने पर रखे और उसे धक्का देते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? कौन है आप और बार बार यहाँ क्यों आ जाते हैं? वरदान, जो कि वंशिका के धक्का देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने बालों में नई स्टाइल से हाथ मार कर कहा,
वह मैं अपनी गन यहीं भूल गया था, उसे लेने आया हूँ। वरदान थोड़ा सा आगे चला तो वंशिका 4 कदम पीछे हटकर बोली, आप यहीं खड़े रहिए, मैं आपकी गन आपको देती हूँ। वंशिका ने अलमारी खोली, उसमें से वरदान की गन निकाल कर वरदान के हाथ पर रख दी। वंशिका हिम्मत करते हुए बोली, अब आप यहाँ से जाइए और फिर दोबारा मत आना। वरदान सोफे पर बैठता हुआ बोला, और ना जाऊं तो क्या करोगी? यह सुनते ही वंशिका के दिल की धड़कन बढ़ गई। वंशिका को वरदान की पहली मुलाकात याद थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वरदान उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। या सुनते ही वंशिका डर के मारे अपना सलाइवा गटक रही थी और फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अगर आप नहीं गए तो मैं भैया भाभी को बुला लूंगी। वरदान ने कहा, ठीक है बुला दो, वैसे भी मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, सोच रहा हूँ तुम्हारा हाथ तुम्हारे भैया भाभी से आज ही मांग लूं। जाओ बुला दो। यह सुनते ही वंशिका की आंखें बड़ी हो गई। वरदान ने डायरेक्ट ही वंशिका को प्रपोज कर दिया था। वंशिका हिम्मत करते हुए वरदान को पॉइंट करके बोली, अपनी बकवास किसी और के सामने जाकर करना, मेरे सामने नहीं। अब जाओ यहाँ से। वंशिका ने वरदान को जिस उंगली से पॉइंट किया था, वरदान ने वह उंगली ही पकड़ ली और वंशिका को अपनी तरफ खींच लिया। वंशिका सीधा वरदान की गोद में जाकर गिरी। वरदान ने अगले ही पल अपना चेहरा वंशिका की गर्दन में छुपाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला और ना ही तुम्हारी धमकियों से डरता हूँ। अगर तुम्हारे भैया भाभी यहाँ आ भी गए तो मैं अभी के अभी उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, खुशी खुशी। दिया तो ठीक, वरना तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। वंशिका को तो शौक पर शौक मिलता जा रहा था। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं था कि जो इंसान उसे 2 बार मिला वह उसे प्रपोज कर रहा है। वरदान लगातार वंशिका की गर्दन पर अपनी नाक रब कर रहा था। वंशिका के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वंशिका ने हिम्मत करके वरदान के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और खुद से दूर करके कहा, आखिर कौन हो आप? क्या चाहते हो? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? प्लीज चले जाइए। मेरे भैया भाभी ने देख लिया तो आपको जान से मार देंगे। वंशिका की घबराहट देखकर वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरदान ने फिर से वंशिका के माथे को चूम कर कहा, तुम्हें 2 बार कह चुका हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रही बात तुम्हारे भैया भाभी की, तो तुम्हारे भाई ने इतनी हिम्मत नहीं जो वह वरदान सिंह रजावत को हाथ भी लगा दे। वरदान की बात सुनकर वंशिका इस वक्त वरदान की आंखों में देख रही थी। वरदान की आंखों में इस वक्त वंशिका को पाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वंशिका और वरदान एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे और तभी गेट पर किसी ने दस्तक दी। वंशिका झट से वरदान की गोदी से खड़ी हो गई और उसने वरदान की बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ, कोई आपको देख लेगा। वंशिका वरदान को खींच रही थी। वरदान भी वंशिका के खींचने से खींचा जा रहा था, वरना वरदान को हिलाना भी वंशिका के बस में नहीं था। वंशिका ने वरदान को पर्दे के पीछे छुपाया, लेकिन फिर खुद ही बोली, यहाँ तो कोई भी इन्हें देख लेगा। और फिर वरदान को देखकर दांत पीसते हुए बोली, इतना लंबा चौड़ा होना जरूरी है? थोड़ी कम हाइट के नहीं हो सकते थे? तभी अंदर से आवाज आई, वंशिका सो गई क्या? वंशिका के मुंह से निकला, नहीं भाभी, बस अभी आई। वंशिका ने जैसे तैसे खींचकर वरदान को बाथरूम में धकेलते हुए कहा, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। वंशिका जितना घबरा रही थी, वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट उतनी ही बढ़ रही थी। वंशिका ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और गेट खोल दिया। सामने शारदा खड़ी थी। वंशिका ने शारदा को देखकर कहा, भाभी कहिए। शारदा बोली, कुछ नहीं, बस तुझे और शौर्य को देखने आई थी कि शौर्य तुझे परेशान तो नहीं कर रहा। इस पर वंशिका ने कहा, भाभी शौर्य मुझे परेशान नहीं करता, वह तो आराम से सो जाता है। इस पर शारदा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कितने आराम से सो जाता है, अभी सोया होगा। इस पर वंशिका हंस दी, जिसका साफ मतलब यह था कि वह शारदा की बातों से एग्री कर रही थी। शारदा ने थोड़ी देर तक वंशिका से बात की और फिर उसके कमरे से वंशिका भागते हुए बाथरूम में गई। वरदान हाथ बांधे वहीं खड़ा था। वरदान ने कहा, कुछ जल्दी नहीं आ गई?
तुम। इस पर वंशिका ने कहा, मैं क्या करती भाभी, जा ही नहीं रही थी। तभी शारदा की आवाज आई, वंशिका। शारदा वापस वंशिका के कमरे में आ गई थी। वंशिका बाथरूम में ही थी। वंशिका ने कहा, भाभी। शारदा ने कहा, वह मैं तुम्हारी पिंक कलर की साड़ी लेने आई थी। कल तुम्हारे भाई के साथ एक पार्टी में जाना है। वंशिका ने बाथरूम से ही कहा, हाँ भाभी ले जाओ। शारदा ने कहा, वंशिका तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे कबर्ड में कपड़े नहीं मिलेंगे, एक बार तुम आकर दे दो। वंशिका बाहर जाना चाहती थी लेकिन वरदान ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। वंशिका धीरे से बोली, प्लीज जाने दीजिए वरना भाभी को पता चल जाएगा। इस पर वरदान ने कहा, जाने दूंगा लेकिन वादा करो कल मुझे मिलने आओगी, क्योंकि मैं रोज तुम्हारी बालकनी में चढ़कर नहीं आ सकता और तुम्हें देखे बिना मेरा दिल नहीं लगता। वरदान की बात सुनकर वंशिका थोड़ा गुस्से में बोली, मैं नहीं आऊंगी, अब छोड़िए मुझे। इस पर वरदान ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ठीक है मत आओ, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ रहा। थोड़ी देर में तुम्हारी भाभी अंदर ही आ जाएगी, फिर उन्हें पता ही चल जाएगा कि उनका होने वाला नंदोई उनके घर पर है और फिर मेरी खातिरदारी होगी। वंशिका दांत पीसते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज जाने दीजिए। वरदान ने कहा, जाने दूंगा पर तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अगर तुमसे मिलने नहीं आई तो मैं आज रात यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। वंशिका ने सर पर हाथ मार कर कहा, क्या मुसीबत है। वंशिका बोली, ठीक है आ जाऊंगी। वरदान ने वंशिका के माथे पर किस करके छोड़ दिया। वंशिका बाहर आई और उसने शारदा को अपनी पिंक वाली साड़ी निकाल कर दी। शारदा उस कमरे से चली गई। वंशिका ने सबसे पहले गेट खोला। वरदान भी तब तक बाथरूम से बाहर आ गया था। वंशिका गुस्से में बोली, मैं नहीं आऊंगी, अब जाइए यहाँ से और कल से मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी, फिर देखती हूँ आप मेरे पास कैसे आते हैं। वरदान ने वंशिका की कमर पर हाथ रखकर खुद से मिलाते हुए कहा, तुम कहीं भी छुप जाओ, तुम्हें तो मैं आंख बंद करके ही ढूंढ लूंगा। और अगर तुम कल नहीं आई तो सच कहता हूँ कल अपना रिश्ता लेकर तुम्हारे भाई के सामने बैठा मिलूंगा। वरदान की ऐसी जुनूनियत देखकर वंशिका को डर लग रहा था। वंशिका धीरे से बोली, मैं बस कल आपसे मिलने आऊंगी, उसके बाद मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं और फिर आप कभी इस घर में नहीं आएंगे और ना ही मुझे ऐसे परेशान करेंगे। वरदान ने कहा, कल की कल देखेंगे, वंशिका पहले आओ तो। वरदान फिर बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, और हाँ साड़ी पहनकर ही आना, मुझे तुम्हें साड़ी में देखना है। वरदान बालकनी में गया। हल्का संभलते हुए उसने वंशिका को आंख मारी और फिर बेल पकड़कर नीचे कूद गया। वंशिका तो वरदान को जाते हुए देख रही थी और फिर मन ही मन बोली, इस आदमी को डर नहीं लगता। वरदान गार्डन में जाकर वंशिका को बालकनी की तरफ देखने लगा। वंशिका बालकनी में ही खड़ी थी। वरदान ने वंशिका को एक फ्लाइंग किस की और वंशिका की आंखें झुक गई। वरदान वंशिका को बाय बोलकर चला गया। फ्लैशबैक एंड वरदान अभी बालकनी में खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो आंसू का एक कतरा उसके गाल पर लुढ़क गया। वरदान ने मन ही मन कहा, मैंने वादा किया था तुमसे कि तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं अपने वादे पर कायम नहीं रह पाया। पता नहीं तुम कब वरदान के पास होगी। रघुवंशी मेंशन सब डिनर कर रहे थे लेकिन दिव्यांश और शिवाय का मुंह बना हुआ था। हर्षवर्धन ने कहा, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, बस 1 महीने की बात है कि तुम दोनों की शादी हो जाएगी। दिव्यांश बोला, चाचू एक बात बताओ, अगर मैं 1 महीने के लिए सिंड्रेला चाची को आपसे दूर कर दूं तब आप क्या करोगे। इस पर हर्षवर्धन ने गुस्सा करते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बन, खाना खा ले। दिव्यांश ने तो बस यह बात बोली थी लेकिन शिवाय ने तो मन ही मन प्लान भी बना लिया था। शिवाय ने मन ही मन कहा, चाचू हमारा दर्द आप क्या समझो, लेकिन जब यह दर्द आपको मिलेगा तो शायद आप समझ जाओ। दिन गिनना शुरू कर दीजिए चाचू, क्योंकि सिंड्रेला चाची भी बहुत जल्द रजावत हाउस जाने वाली हैं। फिर मैं भी देखता हूँ आपके गले से निवाला कैसे उतरता है। शिवाय ने हर्षवर्धन हीर को देखकर मुस्कुरा रहा था और हीर भी एक मीठी मुस्कुराहट के साथ हर्षवर्धन को देख रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर शिवाय ने खुद में ही कहा, मुस्कुरा लो कुछ दिन और मुस्कुरा लो। वहीं दूसरी तरफ रूही आज पूरा दिन
राजवीर के घर बोर हो गई। रूही ने नाश्ता तो कर लिया था और दोपहर को फ्रूट भी खा लिए थे, लेकिन अब रात हो गई थी और रूही को भूख लग रही थी। रूही को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वह राजवीर का इंतजार कर रही थी और तभी रात के 9 बजे राजवीर थका हारा घर आया। राजवीर को देखकर ही लग रहा था कि वह सच में कितना थक गया है। राजवीर आया और सोफे पर बैठ गया। उसने अपने शूज रिमूव किए, फिर किचन में जाकर पानी पिया। रूही हाथ बांधे गुस्से में राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने कहा, इतने गुस्से में क्यों देख रही हो, क्या हुआ? रूही बोली, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। 9 बज रहे हैं, मुझे भूख लग रही है। राजवीर बोला, अभी बनाता हूँ, जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। रूही गुस्से में डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राजवीर बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने रूही के लिए पास्ता बना दिया। राजवीर ने पास्ता एक बाउल में डाला और रूही के सामने रख दिया। रूही पास्ता खाने लगी और राजवीर अपने कमरे में चला गया। राजवीर ने आज 2-3 जगह इंटरव्यू दिए थे, जिसकी वजह से वह बहुत थक गया था। इसलिए वह बिना कपड़े चेंज किए ही बेड पर पेट के बल लेट गया। राजवीर ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि वह बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसने बस रूही के लिए ही पास्ता बनाया था और देखते ही देखते राजवीर भी सो गया। अगली सुबह जब रूही कमरे से बाहर आई, तब भी राजवीर वहां नहीं था। रूही ने फ्रिज के ऊपर एक चिट लगी हुई देखी, जो राजवीर ने उसके लिए लगाई थी, जिसमें साफ लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, दोपहर को फ्रूट खा लेना, शाम को मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। रूही ने उस चिट को पढ़कर हल्के गुस्से में खुद से कहा, पता नहीं यह सब कब तक चलता रहेगा, कब खत्म होगा यह सब, कब मैं इस शादी से आजाद हो जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर एक कंपनी के बाहर खड़ा था। राजवीर ने कल जितने भी इंटरव्यू दिए थे, उसमें उसका रिजल्ट निगेटिव ही आया था, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। राजवीर ने अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप किया और बिल्डिंग के अंदर चला गया। राजवीर एक केबिन के गेट को खोल कर बोला, मे आई कम इन सर। केबिन में बैठे आदमी ने चेयर घुमा रखी थी और अपनी चेयर को बिना घुमाए हुए कहा, हाँ आ जाओ। राजवीर जाकर उस आदमी की टेबल के सामने खड़ा हो गया। वह आदमी बोला, तो तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? राजवीर ने कहा, जी हाँ, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। उस आदमी ने कहा, तुम्हारे रिज्यूम में साफ लिखा हुआ है कि तुमने 3 साल पहले ही अपनी एमएससी कंप्लीट कर ली थी, तो अब तक जॉब क्यों नहीं की? राजवीर ने कहा, सर मेरा कोई पर्सनल मैटर था, जिस वजह से मैं कोई कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। वह आदमी अभी नहीं पलटा, उसने बिना पलटे हुए ही कहा, तुम्हारे टेबल पर कुछ पेपर पड़े हुए हैं, तो तुम्हें अगर सही लगता है तो इन पर साइन कर दो और कल से जॉब पर आ जाओ। राजवीर ने बड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन सर आपने इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। इस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हारा इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ, शायद तुम्हें याद नहीं है। अभी फिलहाल या पेपर पढ़कर साइन कर दो। राजवीर ने पेपर स्टडी की। राजवीर को काफी खुशी हुई कि उसे पहले अटेम्प्ट में इतनी अच्छी जॉब मिल गई। राजवीर की सैलरी भी 80,000 थी, जिसकी उम्मीद तो राजवीर ने सपने में भी नहीं की। उसके हिसाब से उसे 30 या 40,000 की जॉब ऑफर होती। राजवीर फाइल स्टडी कर ही रहा था कि उस आदरणीय ने कहा, अब इस पर साइन भी कर दो, तुम्हारा फिर इस कंपनी में एक बॉन्ड हो जाएगा। तुम 5 साल तक इस कंपनी में ही काम करोगे, टाइम टाइम पर तुम्हारा इंक्रीमेंट भी होता जाएगा, पर तुम इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो तुम इन पर साइन कर दो। राजवीर को लगा कि एक बहुत अच्छा मौका है, उसे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस पेपर पर साइन कर दिए। उस आदमी ने जैसे ही चेयर घुमाई, राजवीर की आंखें बड़ी हो गई। राजवीर मुंह बनाते हुए बोला, चाचू यह चीटिंग है। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, कल तुम जितना भटके थे भटक लिए,
अगर कल तुम्हें जॉब मिल जाती तो मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। मैं जानता हूँ अगर सामने से तुम्हें ऑफर करता तो तुम मना कर देते, इसीलिए मैंने यह सब किया। अब बैठो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। राजवीर तो मुंह फुलाकर बैठ गया। राजवीर को ऐसे देखकर हर्षवर्धन की हंसी रुक ही नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम में और रूही में एक सिमिलैरिटी है। दोनों ही जब गुस्सा होते हो तो मुंह बना लेते हो और उस वक्त तुम दोनों बहुत ही क्यूट लगते हो। इस वक्त तुम भी बहुत क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। तुम इस वक्त इतने मासूम लग रहे हो कि पीहू की मासूमियत भी तुम्हारे आगे फेल है। राजवीर ने नाराजगी भरी टोन में कहा, चाचू प्लीज, मैं अपने बलबूते पर जॉब ले सकता हूँ। आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी। हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम किसी की कभी भी परमिशन नहीं दोगे, इसलिए तुम्हें बस एक जॉब ऑफर की है। अगर मैं अपने बिजनेस का एक पार्ट तुम्हारे नाम भी कर दूं तो तुम भी उसे लेने से मना कर दोगे। मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो और खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें फाइनेंस भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहते, इसलिए तुमने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। राजवीर ने कहा, चाचू सब कुछ तो जानते हैं आप, अब आपसे क्या छुपाना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले यह कहें कि रूही से शादी करने के बाद मैंने आप सबके पैसों का फायदा उठाया है। हर्षवर्धन बोला, मैं तुम्हारी खुददारी को सैल्यूट करता हूँ, इसीलिए तुम्हें जॉब ऑफर की, वरना सीधा तुम्हें अपने किसी कंपनी का सीईओ भी बना देता। कल को तुम विराज, शिवाय और दिव्यांश के साथ काम करोगे, समझे। राजवीर ने भी मुस्कुराकर कहा, जी चाचू, जैसा आप कहें, मना भी करूंगा तो आप जिद करके बैठ जाओगे और इसीलिए आपने मुझे धोखे से साइन करवा दिए ताकि मैं आपको कहीं छोड़कर जाऊं ही ना। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, समझदार हो सीनियर, बहुत जल्दी समझ गए। चाचू के मुंह से अपने लिए सीनियर सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी हीर पीहू के साथ केबिन में आई। हीर और पीहू को वहां देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। हर्षवर्धन ने पूछा, क्या बात है, आज माँ बेटी मेरे ऑफिस में, कोई खास बात है। इस पर हीर ने कहा, पीहू के डैडी वह आज लंच लेकर नहीं आए थे तो हमने सोचा हम आपको लंच देने आ जाएं। पीहू ने जैसे ही राजवीर को देखा भागकर उसकी गोद में चढ़ गई और फिर शिकायत भरे लहजे में बोली, राजवीर भैया, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते, मेंशन में क्यों नहीं रहते, हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते, वापस आ जाओ ना। राजवीर भैया, राजवीर ने कहा, पीहू बेबी, अब मैं वापस नहीं आ सकता। अब मैंने आपकी दीदी से शादी कर ली है ना, इसलिए मुझे आपकी दीदी के साथ अपने घर में रहना होगा। इस पर पीहू मुंह बनाते हुए बोली, राजवीर भैया, जब शादी कर लेते हैं तो घर छोड़ देते हैं। राजवीर को पीहू की बात पर बहुत हंसी आ रही थी और उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ पीहू बेबी, जब शादी कर लेते हैं तो घर छोड़ देते हैं। राजवीर ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू मैं पीहू को लेकर बाहर जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। इस पर हीर बोली, चले जाना भैया, लेकिन पहले लंच तो कर लो। थोड़ी देर में सब लंच करने लगे। लंच करने के बाद राजवीर ने कहा, चाचू मैं जरा शिवाय के केबिन में जा रहा हूँ, मुझे उससे कुछ काम था। इतना कहकर राजवीर ने पीहू को गोद में उठाया और शिवाय के केबिन में चला गया। राजवीर को शिवाय से कोई काम नहीं था, लेकिन वह इतना तो समझता था कि हर्षवर्धन हीर के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता है, इसीलिए वह जानबूझकर पीहू को लेकर चाचू के कमरे से निकल गया। राजवीर जब बाहर आया तो उसने पीहू से पूछा, पीहू शिवाय भैया का केबिन कहाँ है। इस पर पीहू ने कहा, चलो भैया मैं लेकर चलती हूँ। पीहू ने राजवीर को रास्ता बता दिया और राजवीर शिवाय के केबिन की तरफ चला गया। राजवीर को अपने केबिन में देखकर शिवाय बहुत खुश हुआ। उसने राजवीर का वेलकम करते हुए कहा, सीनियर तुम यहाँ, तुम्हें पता था कि हमने अपना ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर दिया। इस पर राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं शिवाय, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ एक इंटरव्यू देने आया था। और फिर उसने
अपने और हर्षवर्धन के बीच हुई सारी बात शिवाय को बता दी। वहीं दूसरी तरफ हीर लंच को समेट रही थी और तभी हर्षवर्धन ने उसे पीछे से बाहों में भर कर कहा, पीहू की मम्मी, यह सब बाद में हो जाएगा, पहले पीहू के डैडी को थोड़ा प्यार तो कर लो। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर की बॉडी में शिरहन सी दौड़ने लगी। हीर ने पलटकर हर्षवर्धन के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देते हुए कहा, ओ जी, आप क्या कर रहे हो? कोई आ गया तो क्या सोचेगा? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, ए जी, कोई नहीं आएगा और कोई कुछ नहीं सोचेगा। और क्यों सोचने लगा? तुम मेरी बीवी हो, कोई सेक्रेटरी थोड़ी जिससे मैं जबरदस्ती अपने केबिन में बुलाकर गंदी गंदी हरकतें कर रहा हूँ। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी बाहें हीर की कमर पर लपेट दी और हीर ने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रख लिए। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपा लिया। हीर बोली, ए जी, मुझे नहीं पता शादी की तैयारी कैसे करनी है। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, वह जी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब अपने आप हो ही जाएगा। बस तुम शादी एंजॉय करो, अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदो, शॉपिंग करो, गहने खरीदो, जो मन में आए वह सब कुछ खरीद लो। इस पर हीर ने कहा, ए जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। हर्षवर्धन ने हीर की गर्दन को चूम कर कहा, ओ जी, तुम्हारी यही बात तो हर्षवर्धन को पागल करती है। अगले ही पल हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के होंठों पर रख दिए, उसे डीप किस करने लगा। हर्षवर्धन ने ऐसे ही हीर को आधे घंटे तक परेशान किया। आखिर में हीर ने कहा, ए जी, मुझे घर भी जाना है। हर्षवर्धन बोला, ओ जी, अभी तो मैंने तुम्हें अपना ऑफिस भी नहीं दिखाया, तुम पहली बार इस ऑफिस में आई हो, तुम्हें पूरा ऑफिस तो दिखा दूं। अगर मुझे पता होता कि तुम आज ऑफिस में आने वाली हो तो तुम्हारा वेलकम करने के लिए मैं गेट पर ही खड़ा मिलता, पर तुम तो चुपचाप बिना बताए आ गई। अब चलो तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और अपना पूरा ऑफिस दिखाया। हर्षवर्धन का ऑफिस इतना बड़ा था कि देखते देखते ही 2 घंटे हो गए। ऊपर से कुछ सीनियर स्टाफ हर्षवर्धन और हीर से बातें भी कर रहे थे। फाइनली 3 घंटे में हर्षवर्धन हीर को अपना ऑफिस दिखाकर अपने केबिन में लेकर आया। हीर ने कहा, साहब, आपका ऑफिस तो बहुत बड़ा है, मेरे तो पैर ही दुख गए। इस पर हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, साहिबा, या तो बस मेरा एक ही ऑफिस है, ऐसे तो मेरे 4 ऑफिस और हैं और अनगिनत फैक्ट्रियां भी हैं। यह सुनते ही हीर की आंखें हल्की सी नम हो गई। हर्षवर्धन ने हीर की नम आंखों में देखा तो उसकी कमर पर हाथ डालकर अपने करीब करते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हारी आंखें भीग गई? हीर ने कहा, साहब, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी शादी इतने बड़े खानदान में हो गई। आप सच में कितने पैसे वाले हैं, कितने अमीर हैं आप, और मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, फिर भी आप मुझे कितना मान सम्मान देते हैं, कितना प्यार करते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं इस प्यार के लायक ही नहीं हूँ। हर्षवर्धन ने हीर का सिर अपने सीने पर रख लिया और उसे चूमते हुए कहा, ऐसी बातें नहीं करते साहिबा। हीर की आंखों से अब आंसू टपकने लगे। हीर बोली, ऐसे कैसे ना कहूँ साहब, आप सच में कितने अमीर हैं और मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। कितना एहसान किया है आपने मेरे ऊपर। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। मुझे तो लगा चौधरी साहब के घर बस उस कमरे में ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी। गोविंद की सेवा में ही मैंने अपनी जिंदगी समर्पण कर दी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि गोविंद मेरे समर्पण का यह फल देंगे, मुझे इतने बड़े खानदान की बहू बना देंगे, मुझे इतना प्यार करने वाला पति देंगे। सच कहती हूँ साहब, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा ऊपर उठाया और बारी बारी से उसकी आंखों को चूम कर कहा, वाह जी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? एहसान मैंने तुम पर नहीं किया, बल्कि तुमने मुझ पर किया है। तुम जानती हो, जब मैं तुमसे नहीं मिला था तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी में किसी को नहीं आने दूंगा। नैना के धोखे ने मुझे पूरे तरीके से तोड़ दिया था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो अपने आप ही महसूस होने लगा कि यह दिल अब भी धड़कना बंद नहीं हुआ। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें हीर पर कसते हुए कहा, तुम नहीं जानती, लेकिन तुमसे दूर रहकर भी देखा मैंने। तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहता था, लेकिन दिल अपने आप ही तुम्हारी तरफ खिंचा चला गया।
थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही वक्त बिताते रहे। फिर हीर ने कहा, ए जी छोड़ दीजिए, मुझे घर भी जाना है। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, रात होने वाली है, 2 घंटा और रुक जाओ, फिर साथ में ही चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूही बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। रूही ने भी राजवीर को एक मैसेज किया और फिर तैयार होकर क्लब में चली गई। वहीं दूसरी तरफ जब रूही ने राजवीर को मैसेज किया तो उसका फोन वाइब्रेट हुआ। राजवीर अभी सिवाय के केबिन में ही बैठा था और पीहू राजवीर की गोदी में ही सो गई थी। राजवीर ने फोन चेक किया तो वह रूही का मैसेज था जिसमें लिखा था, मैं क्लब जा रही हूँ, खाना खाकर आऊंगी, मेरी फिक्र मत करना। रूही का मैसेज चेक करके राजवीर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे शिवाय ने भांप लिया। क्या हुआ, रूही ने फिर कोई गड़बड़ कर दी? शिवाय ने पूछा। इस पर राजवीर ने कहा, सिवाय सबको एक ही बात समझा समझा कर थक गया हूँ। चाचू भी रूही को गलत समझते हैं और तुम भी रूही को ही गलत समझते हो, लेकिन गलती रूही की नहीं है। वह इतने ऐशो आराम में पली बड़ी है और अचानक ही तुम सब ने उसकी शादी मुझसे कर दी, तो तुम खुद ही बताओ वह मेरे माहौल में कैसे रहेगी? वह मुझे अचानक ही कैसे पसंद करने लगेगी? उसे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और वह गुस्सा अब झेल रही है। शिवाय ने राजवीर की बात को काटते हुए कहा। राजवीर ने सिर पर हाथ रखकर कहा, और मैं सच में तुम सबको नहीं समझा सकता, लेकिन तुम खुद को रूही की जगह रख कर देखो। शिवाय ने कहा, अरे यार, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम रूही के लिए परफेक्ट हो। तुम्हारे अलावा किसी और से शादी होती तो शायद अब तक रूही को हमारे घर छोड़कर जा चुका होता, लेकिन तुम तो उसकी बदतमीजी झेले जा रहे हो। राजवीर समझ गया कि इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। राजवीर ने फिर पीहू को सोफे पर लिटा कर कहा, अच्छा शिवाय, अब मैं चलता हूँ। राजवीर ने शिवाय से इजाजत ली और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में बैठी हुई थी। रूही ने अपनी शादी के बारे में अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया था। तभी रूही के पास अभय अभय को वहां देखकर रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही को अचानक ही प्लास की कही हुई बातें याद आ गई। अभय रूही के पास बैठ गया और उसने रूही की फ्रेंड को इशारों में जाने के लिए कहा। रूही की सारी फ्रेंड्स उठकर चली गई। उस वक्त टेबल पर रूही और अभय ही बैठे हुए थे। अभय ने रूही का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो रूही ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, अब मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अभय ने बहुत मासूमियत से कहा, जानता हूँ तुम्हारी शादी राजवीर से हो गई और वह भी तुम्हारी मर्जी के बिना। तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और तुम्हारे भाई, उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। इनफैक्ट तुम्हारी शादी एक मामूली से बॉडीगार्ड से कर दी। अभय ने फिर से मासूम बनकर कहा, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ राजवीर, तुम्हारे लिए नहीं बना बल्कि मैं तुम्हारे लिए बना हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। हम दोनों के बीच में यह राजवीर कहाँ से आ गया? रूही उठकर जाने लगी क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त ब्लॉक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। रूही 2 कदम ही चली थी कि अभय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रूही, सच्चाई से भाग नहीं सकती। तुम आज भी मुझे प्यार करती हो और आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अपने उस नाम के पति को छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? अभय की बात सुनकर रूही सोच में पड़ गई और अभय समझ गया कि रूही को उसने शीशे में उतार लिया। एक और चोट करने से रूही पूरे तरीके से उस पर यकीन करने लगेगी। अभय ने रूही को अपनी तरफ पलटा और अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर किया और फिर अपनी बाजू पर रूही के नाम का टैटू दिखाते हुए कहा, यह देखो, मैंने तुम्हारे नाम का टैटू भी बनवा रखा है। अब तो मेरे प्यार पर यकीन करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। रूही ने नम आंखों से 2 उंगली उस टैटू पर रखी और उसे अभय पर यकीन होता चला गया। पर अचानक ही उसके दिमाग में प्लास की कही हुई बातें खटक गई। रूही, तुम राजवीर को तब तक मत छोड़ना जब तक अभय की सच्चाई तुम्हें पता न चल जाए। रूही पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। रूही ने अभय का हाथ झटका और वहां से चली गई और जाते जाते काउंटर से एक बियर की बोतल उठा ली। रूही क्लब की सीढ़ियों पर बैठकर बियर पीने लगी। इस वक्त रूही अपने होश में नहीं थी। रूही को समझ ही नहीं आ रहा था उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। जहां सब अभय को गलत बता रहे थे, वहीं अभय उसे अपने प्यार की गवाही दे रहा था। रूही ने बियर की पूरी बोतल खत्म कर दी और फिर लड़खड़ाते कदमों से
क्लब से बाहर जाने लगी। रूही पूरी तरह नशे में धुत थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वह सीढ़ियों से होती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। वह गिर जाती उससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। रूही ने आंख उठाकर देखा तो वह राजवीर को देखकर ना चाहते हुए भी रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रूही ने राजवीर के सीने पर मार कर कहा, इतना लेट क्यों आए, मैं गिर जाती तो। राजवीर ने रूही को मजबूती से पकड़कर कहा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अचानक ही रूही ने राजवीर के सीने पर अपना सिर रख लिया और अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट दिए और फिर नम आंखों से बोली, राजवीर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत, क्या सच है क्या झूठ है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा सिर फट जाएगा। राजवीर ने अपनी बाहें रूही पर कसते हुए कहा, कुछ नहीं होगा रूही, मैं हूं ना, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, उस पर विश्वास करो जिस पर तुम्हारा दिल विश्वास करने को कहता है। अपने दिल की सुनो रूही, तुम्हारा दिल तुम्हें कभी भी गलत डायरेक्शन में लेकर नहीं जाएगा। अगले ही पल राजवीर ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत बहुत बुरी है, तुम्हें कोई नहीं समझता, मैं समझता हूँ रूही, मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो। मैं जानता हूँ जब तक अभय की सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं आएगी तब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगी। मैं तुम्हारे दिल के जज्बात समझता हूँ और कुछ कर भी नहीं सकता। राजवीर ने अगले ही पल महसूस किया कि रूही राजवीर के गले लगकर ही सो गई। राजवीर रूही को लेकर पार्किंग में आया। राजवीर ने अपनी बुलेट देखी लेकिन वही रूही तो उस वक्त सो रही थी। राजवीर ने रूही को जगाते हुए कहा, रूही उठो, चलो घर चलते हैं। रूही कुछ सेकंड के लिए जाग गई। राजवीर ने बुलेट स्टार्ट की और रूही को बैठने के लिए कहा। रूही नशे में थी, कभी वह बुलेट के इधर जाती और कभी वह बुलेट के उधर जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठना है। रूही ने फिर पैर पटक कर कहा, राजवीर इस गाड़ी में गेट कहाँ है। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और अपने सामने ला कर कहा, यह गाड़ी नहीं बुलेट है। रूही नशे की हालत में बोली, बुलेट है, हमें लग तो नहीं जाएगी। राजवीर को हंसी भी आ रही थी और रूही की मासूमियत पर प्यार भी। राजवीर ने कहा, बाइक है, बुलेट मतलब बाइक का नाम बुलेट है। रूही नशे में बोली, तो मैं बैठूं कहाँ, कैसे कहाँ बैठूंगी, इसमें सीट कहाँ है। रूही ने फिर पीछे वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इतनी सी सीट पर नहीं बैठ पाऊंगी। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़कर आगे की तरफ लाते हुए कहा, तुम आगे बैठो, पीछे बैठोगी तो गिर जाओगी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कैसे बैठना है। राजवीर ने जैसे तैसे करके रूही को वैसे ही बैठाया जैसे उसने पहली बार रूही को अपनी बाइक पर बैठाया था, क्योंकि वह भी जानता था अगर वह पीछे बैठी तो डेफिनेटली गिर जाएगी। राजवीर ने बुलेट स्टार्ट कर दी और करीब 1 घंटे बाद अपने घर के बाहर बुलेट रोक दी। राजवीर ने रूही को जैसे तैसे बाइक से उतारा और गोद में उठाकर घर के अंदर ले आया। राजवीर ने रूही को कमरे में ले जाकर लिटा दिया। राजवीर जैसे ही उठने लगा, रूही ने राजवीर का हाथ पकड़कर कहा, बताओ ना राजवीर, क्या सही है क्या गलत, क्या मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी, क्या तुम अच्छे नहीं हो। कितने तो अच्छे हो, रोज मेरे लिए खाना बनाते हो, रोज मेरी बदतमीजी झेलते हो, मैंने तुम्हारे सारे पैसे उड़ा दिए फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, कितने अच्छे हो ना तुम। राजवीर रूही तो आंखें बंद किए हुए बस अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। राजवीर रूही के हाथ पकड़ने से उसके पास ही बैठ गया और उसका सिर सहलाता हुआ बोला, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। तभी रूही अचानक से उठी और बाथरूम की तरफ भागी। राजवीर ने अपने सिर पर हाथ मारकर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, जब झेल नहीं सकती तो पीनी जरूरी थी। राजवीर फिर बाथरूम में गया जहां रूही वोमिटिंग कर रही थी। राजवीर ने रूही को वोमिटिंग करवाई, फिर उसकी कमर को रब किया और फिर उसका चेहरा साफ करके कमरे में चला गया। राजवीर ने रूही को बेड पर लेटाया, फिर उसके शूज रिमूव किए, फिर उसकी जैकेट उतारी और फिर रूही को ब्लैंकेट से कवर किया। फिर रूही के पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। धीरे धीरे रूही नींद की आगोश में चली गई। राजवीर भी थका हुआ था, ऊपर से रूही ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। राजवीर भी धीरे धीरे वहीं सो गया। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन हीर को लेकर मेंशन वापस आ रहा था। पीहू, शिवाय और दिव्यांश के साथ वापस आ रही थी। हर्षवर्धन ड्राइव कर रहा था और हीर विंडो से बाहर देख रही थी और तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश को देखकर हर्षवर्धन का मूड बन गया, जबकि हीर को तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने तो ना जाने ऐसी कितनी ही बारिश गांव में देखी थी। हर्षवर्धन ने शरारत भरे अंदाज में बारिश को देखकर कहा, हीर तुमने कभी बारिश में डांस किया है। हीर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली,
बारिश में भी डांस करते हैं? हर्षवर्धन ने कहा, हाँ, बारिश में डांस भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं। तुम्हें पता है बारिश कैसे आती है? हर्षवर्धन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही हीर ने झट से कहा, हाँ, जब मेढक मेढकी की शादी होती है। या सुनते ही हर्षवर्धन हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। उसने पहली बार सुना था कि बारिश तब आती है जब मेढक मेढकी की शादी होती है। वह तो हीर को जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया बताना चाहता था, लेकिन हीर ने हर्षवर्धन को मेढक मेढकी की शादी बता दी। हर्षवर्धन कुछ ज्यादा ही हंस रहा था। नॉर्मल ही वह इतना खुलकर नहीं हंसता था, लेकिन आज मेढक मेढकी की बात सुनकर उसकी हंसी तो जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। हर्षवर्धन को ऐसे हंसता हुआ देखकर हीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन धीरे धीरे हीर नाराज हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया हर्षवर्धन उसकी मजाक बना रहा है। हीर ने मुंह बनाकर विंडो की तरफ देखने लगी। हर्षवर्धन इतना हंस रहा था कि उसे ड्राइव करना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोक दी और फिर और ज्यादा हंसने लगा। कुछ देर ऐसे ही हंसने के बाद हर्षवर्धन को भी समझ आ गया कि हीर उससे नाराज हो गई। हर्षवर्धन ने हीर की कलाई पकड़कर कहा, अरे पीहू की मम्मी, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि बारिश तब आती है जब मेढक मेढकी की शादी होती है। हमारे घर भी तो 2 मेढक हैं, उनकी भी शादी होने वाली है। हीर नाराज होकर हर्षवर्धन से अपना हाथ छुड़ा लिया। हर्षवर्धन ने फिर से हीर की कलाई पकड़कर कहा, अच्छा चलो बारिश में रोमांस करते हैं। हीर ने हैरानी से हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, रोमांस? वह क्या होता है पीहू के डैडी? इस पर हर्षवर्धन को और ज्यादा हंसी आ गई और फिर वह हंसते हुए बोला, चलो बारिश में प्रेम लीला करते हैं। हीर ने ना करते हुए कहा, मैं भीग जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई प्रेम लीला। इस पर हर्षवर्धन गाड़ी से उतर गया और घूमकर हीर की तरफ गया और की गाड़ी का गेट खोल कर बोला, ओ जी उतरो ना, तुम्हारे ए जी को तो प्रेम लीला करनी है। हीर ना करती रही और हर्षवर्धन ने हीर को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। हीर भी अब हर्षवर्धन की तरह पूरी भीग गई थी। हीर ने कहा, यह क्या बचपना है, आप बीमार हो जाएंगे। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, ए जी एक बात कहूं? ओ जी कहो ना, तुम्हें कुछ भी कहने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें कसते हुए कहा। हीर बोली, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी बारिश आती थी चौधरी साहब के घर का सारा आंगन कीचड़ में हो जाता था और फिर मुझे वह सारा साफ करना पड़ता था। पूरा दिन लग जाता था उस आंगन को साफ करने में। उन दिनों से बारिश से नफरत हो गई, लेकिन अब समझ आया कि बारिश तो अपने साथ खुशी भी लेकर आती है। आज तो मुझे यह बारिश बहुत अच्छी सी लग रही है। मन कर रहा है यह बारिश कभी ना रुके और मैं ऐसे ही आपके साथ इस बारिश में भीगती रहूं। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अब कभी भी तुम्हें बारिश बुरी नहीं लगेगी, हमेशा अच्छी लगेगी। आज से मैं इस बारिश से एक बहुत अच्छी याद जोड़ दूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के होंठ पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय और दिव्यांश भी रजावत हाउस पहुंच गए थे, जहां दिव्यांश अपने बच्चे को लेकर दृष्टि के पास बैठा था, वहीं शिवाय आर्या को लेकर गार्डन में बारिश के मजे ले रहा था। शिवाय और आर्या बारिश में पूरी मस्ती कर रहे थे और तभी शौर्य बाहर आया और उसने आर्या को देखकर कहा, आर्या तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर आओ। इस पर आर्या भागते हुए आई और उसने शौर्य का हाथ पकड़कर बारिश में खींच लिया। अब तीनों ही भीगने लगे। तभी शिवाय ने पास में खड़ी हुई पूर्वी से कहा, ए पैथर की सेटिंग, तू भी आजा, साथ में डांस करते हैं, मजा आएगा। पूर्वी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन शिवाय के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर पूर्वी भी उन सबके साथ भीगने के लिए गार्डन में आ गई और सभी ने बहुत मस्ती की। शिवाय तो आर्या के साथ कपल डांस कर रहा था और आर्या भी शिवाय के साथ डांस करके बहुत खुश थी। शिवाय ने तो ना जाने कितनी बार आर्या को पीछे से पकड़कर गोल गोल घुमा दिया था। चारों बिना म्यूजिक के ही खूब मस्ती कर रहे थे। वरदान अपनी बालकनी में खड़ा हुआ चारों को देख रहा था। उसकी भी कुछ मीठी यादें बारिश से जुड़ी हुई थी। वरदान को वंशिका के बिना एक पल गुजारना भारी लग रहा था। वरदान फिर से वंशिका की यादों में चला गया। फ्लैशबैक। वरदान ने वंशिका को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। वरदान ने वह पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा दिया और बेचैनी से वंशिका का इंतजार करने लगा। वरदान ने वंशिका को शाम के 4 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन वरदान तो 12 बजे से वंशिका का इंतजार कर रहा था। वरदान वंशिका से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, कभी इधर उधर चक्कर लगाने लगता। आसपास जितने भी वेटर थे वह वरदान की हालत पर तरस भी खा रहे थे और उन्हें कहीं ना कहीं वरदान की हालत पर हंसी भी आ रही थी।
वरदान ने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वरदान ने खुद से कहा 3 बज गए लेकिन अभी तक नहीं आई, कब आएगी यह लड़की? अगर आज नहीं आई तो सच में कल रिश्ता लेकर उसके भाई के पास पहुंच जाऊंगा। अगर इसके भाई ने शादी करने से ज्यादा ना नुकुर किया तो उठाकर ले जाऊंगा। वरदान आज नॉर्मल दिन से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वरदान ने ब्लू कलर की जीन्स और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। वरदान की बेचैनी वक्त के साथ साथ बढ़ रही थी और फाइनली 4:30 बजे उस रेस्टोरेंट का गेट खुला। जैसे ही रेस्टोरेंट का गेट खुला वरदान के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने वंशिका शौर्य का हाथ पकड़े खड़ी थी। वरदान ने पहले नजर भर कर वंशिका को देखा, फिर उसकी नजर शौर्य पर गई। शौर्य को देखते ही वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। वरदान की जिंदगी में शौर्य पहला बच्चा था, वरना आज से पहले वरदान ने किसी बच्चे के शरीर को नहीं छुआ था, इसलिए वरदान के लिए शौर्य बहुत स्पेशल था। वंशिका पहली बार ऐसे किसी से मिलने आई थी, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी और घबराहट तो वरदान को भी हो रही थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ ऐसा अरेंज किया था। उसे डर था कहीं वंशिका नाराज ना हो जाए, और वैसे भी वरदान को वंशिका के नाराज होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह तो वंशिका से वैसे भी शादी करना चाहता था। वरदान वंशिका के पास गया और थोड़ी नाराज भरी टोन में बोला, तुम इतना लेट क्यों आई? इस पर वंशिका ने धीरे से कहा, लेट कहाँ, अभी तो 4:30 बजे ही तो आपने कहा था। 4 बजे आ गई। वरदान ने टाइम देखा तो 4 ही बज रहे थे। वरदान को अब लगा कि उसका पोपट बन गया। वरदान ने अपनी बात को काटते हुए कहा, अच्छा ठीक है चलो बैठो। वरदान, शौर्य और वंशिका एक टेबल पर बैठ गए। वरदान ने शौर्य से बात करते हुए कहा, तो क्या नाम है तुम्हारा छोटे चैंपियन? शौर्य ने कहा, मेरा नाम शौर्य है अंकल, और आपका क्या नाम है? इस पर वरदान ने थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ कहा, मेरा नाम वरदान सिंह रजावत है। शौर्य ने भी अपने हाथ बांध कर एटीट्यूड के साथ कहा, मेरा नाम भी शौर्य राजपूत है। वरदान ने कहा, तो मिस्टर शौर्य आप तो एटीट्यूड में मुझे भी मात दे रहे हो। इस पर शौर्य ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने आपको एटीट्यूड थोड़ी दिखाया है, मैंने भी आपको अपना पूरा नाम बताया है। आपको तो यही लगा होगा ना कि मेरा छोटू सा नाम है, लेकिन मेरा भी आपके नाम जैसा बड़ा नाम है, शौर्य राजपूत। यह सुनकर वरदान के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने अपना एक हाथ शौर्य के सिर पर रखा और उसके बालों को हिला दिया। वरदान ने फिर वंशिका को देखकर कहा, तो मेरी होने वाली बीबी क्या खाओगी? इस पर वंशिका की आंखें बड़ी हो गई। वरदान ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि वह वंशिका को शौक पर शौक दिए जाएगा। क्या होगा आगे जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।